गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का। फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस हम लोग कर चुके हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग थर्ड एक्सरसाइज कुछ डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डोमेन और रेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। डोमेन और रेंज के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था रिलेशंस चैप्टर के अंदर। रिलेशन चैप्टर में हम लोगों ने टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं उस पे जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसमें पहला एलिमेंट हमारे पास डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास रेंज होता है, और उसके बाद द सेकंड सेट इज नोन एज कोडोमेन। अब अगर बात की जाए फंक्शन की पिछले लेक्चर में मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएट या अटैच्ड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। लेकिन सेट बी के लिए मैंने एवरी वर्ड नहीं यूज किया था, सेट ए के लिए मैंने यूनिक वर्ड नहीं यूज किया था। ठीक है, तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रेंज और डोमेन और रेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बता दूं कि जब हम लोग फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे तो एक बात माइंड में बिठा के रखनी है कि जब डोमेन फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोगों ने ये सोचना है कि इस फंक्शन में वैल्यू क्या क्या पुट की जा सकती है। दूसरी बात, रेंज फाइंड आउट करते वक्त अपने माइंड में ये चीज बिठा के रखनी है कि इसमें जब हम लोग डोमेन पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अंडरस्टैंड? और ये दो चीजें जब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है तो इन दो चीजों को फाइंड आउट करने से पहले एक चीज अपने माइंड में बिठा के रखना है कि फंक्शन शुड बी रियल। फंक्शन शुड बी रियल, और फंक्शन रियल किन केस में नॉन रियल होएगा, मैं नॉन रियल की बात करूंगा। फंक्शन किस केस में नॉन रियल होएगा? फर्स्ट केस आपके पास अंडर रूट में नेगेटिव नंबर हो। याद है हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट में नेगेटिव नंबर था तो उसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इमेजिनरी पार्ट कंसीडर किया था। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है कि नॉन रियल नंबर है। ठीक है जी। एक तो फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करते वक्त ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म गिवन है ना तो अंडर रूट वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर ऑफ एनी फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, टेंजेंट 90 डिग्री हमारे पास क्या आता था? साइन ओवर कॉस। कॉस 0 आता है, समथिंग ओवर 0 हम लोग नॉट डिफाइंड कहते थे, यहाँ पर हम लोग समथिंग ओवर 0 कहेंगे, नॉट रियल। तो इसका मतलब जब फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है ना, दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब हमने ये सोचना है कि वैल्यू क्या पुट की जा सकती है तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये चीज दोनों केस नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, जब रेंज फाइंड आउट करनी है तो ये सोचना है कि जब हम लोगों ने ये जो गिवन वैल्यूज पुट की हैं उसके बाद पुट करने के बाद आंसर्स क्या आ सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये दो चीजें अगर माइंड में रखोगे तो डोमेन और रेंज रिगार्डिंग फंक्शंस बहुत इजीली समझ लग जाएगा। और हर एक फंक्शन का डिफरेंट केस होता है और डिफरेंटली आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग डिफरेंट तरीके से नहीं सोचोगे तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको ये करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके माइंड में पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन, उसका ग्राफ कैसा हो सकता है एंड व्हाट कुड बी इट्स डोमेन एंड रेंज, सो दैट कि अगली एक्सरसाइज जब हम लोग सॉल्व करें तो क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है बेटा जी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन को बेटा जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो इस तरह से होता है कि f(x) = x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग इस तरह से f(x) = x लिखते हैं तो जनरली हम लोग ना f(x) को y के साथ डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अगर कोई फंक्शन y = x फॉर्म का होएगा तो उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और जब y = x की फॉर्म का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए साथ साथ में मैं आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके बताऊंगा, x डैश x y एंड y डैश। तो जब y = x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, छोटी क्लासेस में भी ड्रॉ करते हैं, जो x की वैल्यू पुट करेंगे वही y की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पुट करेंगे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगी। तो एक बार याद रखना, जब भी y = x का ग्राफ होएगा हमारे पास ग्राफ उस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जिस क्वाड्रेंट में दोनों x और y यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम रहेगी। और ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो कुछ नहीं करना, ग्राफ हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग।
ठीक है। y इज इक्वल्स टू x, आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 लिखा हुआ है। और जनरली वैसे भी y इज इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 1/2x एटसेट्रा, वो भी हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। एक बार याद रखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस नहीं होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज, जब डोमेन फाइंड आउट करने को करिए, अपने माइंड में ये दो चीजें बिठा के रखनी है। क्या इस फंक्शन में मेरे पास अंडर रूट वाली कोई टर्म आ रही है? क्या इस फंक्शन में मेरे पास कोई डिनोमिनेटर वाली टर्म आ रही है? नहीं आ रही, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और अगर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो बेटा याद रखना है, इसका मतलब होता है डोमेन विल बी इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट वाला भी पुट कर सकते हैं, डेसिमल भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे मैं अभी बोल रहा था कि y इक्वल्स टू x, मतलब x की जो वैल्यू पुट करेंगे वही y की वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव पुट करेंगे पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव पुट करेंगे नेगेटिव आ जाएगी, फ्रैक्शन पुट करेंगे फ्रैक्शन आ जाएगी। तो कैन आई से दैट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आल्सो इक्वल्स टू रियल नंबर? अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब पहला मेरे पास जो ये फंक्शन आ गया, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जिसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर और रेंज भी हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है। वैसे ये आपकी बुक में ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, अगर आप लोग नहीं भी ड्रॉ करना चाहते कोई जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है जी। सेकंड केस, जो सेकंड फंक्शन होता है हमारे पास, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है जी। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती है किसी फंक्शन की। लेट अस सपोज fx इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है जी। fx इज इक्वल्स टू a वेयर a इज समथिंग कांस्टेंट। fx इज इक्वल्स टू a वेयर a इज समथिंग कांस्टेंट। और मैंने आपको ये कहा कि जनरली हम लोग fx को y से डिनोट करते हैं, तो मेरे पास ये फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू a बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, दिस इज x डैश, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। अब y इज इक्वल्स टू a है, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा, वहां पर मैंने आपको बताया था y इज इक्वल्स टू a का मतलब होता है कौन सी लाइन होती है? द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a का ग्राफ यहाँ तो मेरे पास इस तरह से बन जाएगा अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ y इज इक्वल्स टू a का ग्राफ ये हो जाएगा अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर लिख देता हूँ a इज लेस देन 0, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन के लिए हम लोग ने वही दो चीजें कंसीडर करनी है, अंडर रूट वाली कोई टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, या डिनोमिनेटर वाली कोई टर्म नहीं है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर। अब रेंज बताइए क्या है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना y इक्वल्स टू a का, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 0x प्लस a। क्या लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू 0x प्लस a। और जब मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूँ x y, x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, मेरे पास आंसर a ही रहेगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ही आएगा। x की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो भी a, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो भी a, x की वैल्यू 7 पुट कर दूं तो भी a, x की वैल्यू -10 पुट कर दूं तो भी a आ रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, सोचिए इसको ध्यान से कि मैं जो मर्जी वैल्यू पुट करी जा रहा हूं, यानी कि ऑल रियल नंबर मैं पुट करी जा रहा हूं, आंसर मेरे पास हर बार क्या आ रहा है? a आ रहा है। सो इट मींस द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज a। और एक बात याद रखिएगा, अगर अकेला r लिखना होता है तो हम लोग उसको ब्रैकेट वगैरह में नहीं लिखते हैं, r हो जाए, z हो जाए, w हो जाए, n हो जाए। r मतलब रियल नंबर, z मतलब इंटीजर, उसके बाद w मींस होल नंबर और n मींस नेचुरल नंबर। इस तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट के तौर पे हम लोगों ने लिखना है तो एलिमेंट के तौर पे बोलते हैं हम लोग उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। और ब्रैकेट कौन सी होगी? जो रिप्रेजेंट करती है सेट को। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? ओनली सिंगलटन एलिमेंट a। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो प्लस का आ जाएगा, नेगेटिव होगी तो माइनस का आ जाएगा। ओके, ठीक है पुत्र जी। नेक्स्ट टाइप जो मेरे पास आ जाती है बेटा, मॉडुलस फंक्शन आ जाता है। मॉडुलस फंक्शन,
10th क्लास तक हम लोग यहाँ अप टू +1 में भी हम लोग पढ़ते आए हैं कि मॉडुलस फंक्शन fx mod x के बराबर होता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि mod x का मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर पुट किया तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव नंबर पुट किया तो पॉजिटिव आंसर आता है। मतलब क्या है कि चाहे पॉजिटिव पुट करूँ आंसर मेरे पास प्लस रहेगा, चाहे माइनस में पुट करूँ तो आंसर मेरे पास फिर भी प्लस में ही रहेगा। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा प्लस में आता है? तो डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन सेज दैट होता है कि mod x is equals to x if x is greater than equals to 0 and this is equals to minus x if x is less than 0। मतलब क्या है कि जो आपका फंक्शन y है उसकी वैल्यू होगी x के बराबर अगर x greater than equals to 0 है, और उसकी वैल्यू होगी माइनस x के बराबर if x is less than 0। और जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा तो ग्राफ देखिएगा कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज x डैश x y एंड y डैश। पहली बात तो है कि मैं y x का ग्राफ कंसीडर करता हूं। यहां पर देखिए मैं वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर x y 1 2 3 0 और उसके बाद -1 -2 -3। लेट अस सपोज कि हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब अगर y x 1 वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने ये डेफिनेशन की तरफ ध्यान देना है। 1 जो है 0 से बड़ा है, किस में पुट करेंगे? ऊपर वाले फंक्शन में। मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1। 2 पुट करेंगे कौन से फंक्शन में? ऊपर वाले में। आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह 3 का आंसर 3, 0 का आंसर 0, क्योंकि इक्वालिटी का साइन इस फंक्शन के साथ है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो सिर्फ ये 4 वैल्यूज के अकॉर्डिंगली मेरे पास ग्राफ इसका ये बनेगा एंड दैट इज y x। अब बात करते हैं नेगेटिव फंक्शंस की। नेगेटिव फंक्शन वैल्यू पुट करते हैं -1। किस में पुट करूंगा मैं? इसमें। लेस देन 0 तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 1। इसी तरह से -2 का आंसर प्लस का 2, -3 का आंसर प्लस का 3। चेक कर लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहा हूं तो भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहा हूं तो भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। दोबारा बोल रहा हूं पॉजिटिव आंसर आ रहा है। और जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बेटा इसका ग्राफ इस साइड पे बनेगा y -x। चेक कर लीजिए, x नेगेटिव है y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। और ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा हमारे पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज लाइक दिस, v शेप का बनता है। ठीक है। और अगर कोई नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे हो, प्लस माइनस कोई कांस्टेंट टर्म हो रही हो, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो ये v का कॉर्नर है ना, या इस साइड पे आ जाता है या दूसरी साइड पे आ जाता है। समझ लग गई? तो अब बात करते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हाँ जी पुत्र जी, डोमेन याद कीजिए वो दो क्राइटेरिया क्या बोले थे? एक अंडर रूट वाला और एक फ्रैक्शन वाला। क्या है इसमें कोई? नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगी पुत्र? आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर को बेटा हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये है आर पॉजिटिव लिखने का, और दूसरा तरीका बेटा हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इस तरह से हम लोग इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों डाली है? 0 को इंक्लूड करना है। और याद रखिएगा इन्फिनिटी वाली साइड कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगती है, इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि इन्फिनिटी कितना नंबर है, और एग्जैक्ट जब तक नंबर नहीं पता उस साइड पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। अब मुझे पता है कि मॉडुलस में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, सो इट्स रेंज विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा। नेक्स्ट फंक्शन बेटा हमारे पास सिग्नम फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं fx = बेटा इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। देखिए जरा, ऊपर ब्रैकेट तो मैंने क्लोज डाली है, लेकिन नीचे की तरफ उसकी ब्रैकेट बंद नहीं की है। ये जस्ट इसकी एब्रीविएशन है सिग्नम फंक्शन की। लेकिन जब इसको डिफाइन करते हैं तो होता है कि इसका आंसर होता है दिस इज इक्वल्स टू 1 if x is greater than 0, this is equals to 0 if x is equals to 0, and this is equals to -1 if x is less than 0। मतलब क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा, जो मर्जी पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा, आंसर हमेशा मेरे पास 1 आएगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा आंसर हमेशा मेरे पास नेगेटिव आएगा। हाँ, अगर 0 पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास 0 रहेगा। समझ लग गई?
ये कुछ कुछ हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन के जैसा है, नहीं कांस्टेंट फंक्शन के जैसा, जिसमें y a लिखवाया था और मैंने ये कहा था कि y a, अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर ड्रॉ हो जाएगा, a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन में सिर्फ डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर आता है, x 0 पे वैल्यू 0 होती है। वहां कांस्टेंट फंक्शन में कहीं 0 पुट कर लो तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर 0 होता है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो बेटा देखिएगा इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। दिस इज x डैश x, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन O, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा ये यहाँ पर ओपन सर्कल और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ओपन सर्कल उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, और जो ये ओरिजिन है इसको इस तरह से डार्क करना पड़ेगा आपको। समझ लग गई? ओरिजिन को डार्क करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट 0 है मेरे पास, मैं जनरली y इक्वल्स टू करते हैं ना हम लोग, ठीक है, y इक्वल्स टू पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 0 मैंने x इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट हो गया। लेकिन 0 के ऊपर जो भी पुट करूंगा उसके लिए आंसर मेरे पास 1 आ रहा है। यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल इसलिए डाला कि अगर मैं इसको डार्क कर देता तो मतलब यहाँ पर भी मैं 0 कंसीडर कर रहा हूँ, सो 0 कंसीडर नहीं करना, दैट इज व्हाई यहाँ दोनों जगह ओपन सर्कल लिखे हुए हैं। सो दिस इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। सो व्हाट विल बी द डोमेन, टेल मी। डोमेन विल बी इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर। और अगर रेंज की बात करें तो ध्यान दीजिए इसकी रेंज है -1 to 0, 1। ना तो ये बोलना है -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि -1 से लेकर 1 के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर है, -1 और 0 के बीच में पॉइंट्स वाले नंबर भी हैं, वो नहीं लेने हम लोगों ने सिर्फ 3 वैल्यू लेनी है, -1, 0 और 1। सो डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो इट विल बी -1, 0 और 1। अब इसके बाद बात करते हैं पुत्र की वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको बेटा जी हम लोग दूसरी इसका सेकंड नेम एक और होता है, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या बेटा जी इसको शॉर्ट फॉर्म में जिंटेक्स बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन बेटा इसके ग्राफ को देखकर इसका नाम रखा गया है, अदरवाइज ज्यादातर इसका जो नेम चलता है जिंटेक्स चलता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स चलता है। जब इसको डिफाइन किया जाता है बेटा इसको लिखा जाता है fx = क्लोज्ड ब्रैकेट x। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ऊपर भी क्लोज है नीचे भी क्लोज है, सिग्नम फंक्शन में सिर्फ ऊपर क्लोज थी नीचे क्लोज नहीं थी, क्लोज फंक्शन ऑफ x। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिंटेक्स। जिंटेक्स का नेम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे अगर बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x तो पुत्र जी कहीं ना कहीं इंटीजर वर्ड जरूर यूज होता है, कहीं ना कहीं इंटीजर वर्ड जरूर यूज होता है। और इसको समझने के लिए एक आप लोगों को नंबर लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। सी हियर मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, this is -infinity and this is infinity, 0 1 2 3 -1 -2 -3 and so on दोनों साइड। अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि अगर हम लोग फंक्शन में इंटीजर पुट करें तो आंसर मेरे पास इंटीजर ही आएगा। अगर वैल्यू इंटीजर पुट करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, मतलब क्या कि प्लस का इंटीजर पुट करेंगे तो प्लस का आंसर, माइनस का इंटीजर पुट करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। यहाँ पर मैं टेबल ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, दिस इज x, दिस इज y, 1 पुट किया 1 आंसर, 2 पुट किया 2 आंसर, -1 पुट किया -1 आंसर, 0 पुट किया 0 आंसर, -2 पुट किया -2 आंसर। तो बेटा अब अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये तो अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिटी फंक्शन के जैसा हो जाएगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है अगर हम लोग इंटीजर नहीं पुट करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन में इंटीजर नहीं पुट करें तो आंसर भी उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर क्या आएगा, 1.9 का आंसर 1, 1.1 का आंसर 1, -1.1 का आंसर -2। मींस टू से अगर आपके पास इंटीजर नहीं है ना तो नंबर लाइन को माइंड में बिठा के रखना है, और जो पॉइंट आपने पुट किया उसको देखो नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करता है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है,
लेट अस सपोज मैं 1.9 कंसीडर करता हूं। 1.9 कहां गया, यहां पे आ गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1.1 कहां है, यहां पर। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर 1। अब अगर बात करें -1.1, -1.1 यहां पे था। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -2, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2। सिमिलरली लेट अस सपोज मैं -2.1 पुट करता हूं, आंसर क्या आएगा, -3, क्योंकि -2.1 के लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर क्या है, -3। 0.1 का आंसर 0। ये चीज आपने माइंड में बिठा के रखनी है कि नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा था। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होता है। दिस इज -x x डैश, दिस इज x y एंड y डैश। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब देखिए बेटा, इसका आंसर 0 पे 0 था, -1 पे -1, 2 पे 2, 1 पे 1। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2 -3 -4। जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है बेटा, यहां पर तो ये एज इट इज आ जाएगा 0 पे 0, ठीक है जी। उसके बाद 0 से लेकर 1 तक जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये इस तरह से डार्क होगा, लेकिन 1 पे जाके ऐसे सर्कल लग जाएगा। क्यों 1 पे सर्कल इसलिए लग जाएगा क्योंकि 1 पे ये फंक्शन जो है 1 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब इसको ड्रॉ करेंगे 2 पे इस तरह से सर्कल लग जाएगा क्योंकि 2 पे ये फंक्शन ऊपर पहुंच जाएगा। और इस तरह से 3, देन 3 के लिए इस तरह से अप टू 4, ठीक है। अब बात करते हैं 0 के बाद 0.1 -0.9, -0.9 का आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ इसके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ये ऐसे बन जाएगा। और अगला जब -1 पुट किया तो -1 पे हमारे पास आ जाता है। एंड आफ्टर दैट सिमिलरली ये हमारे पास इस तरह से फंक्शन बनना शुरू हो जाता है। चेक कर लीजिए, एक तरह से स्टेप्स बननी शुरू हो गई हैं। और अगर स्टेप्स बननी शुरू हो गई तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज स्टेप फंक्शन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेप फंक्शन हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि स्टेप फंक्शन पे हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन क्या हो जाएगी पुत्र जी, ऑल रियल नंबर। और अगर रेंज की बात करें तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, सेट आ जाएगी, इंटीजर्स आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमेशा मेरे पास इंटीजर्स की फॉर्म में ही आंसर आ रहा है। समझ लग गई। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, z या इंटीजर्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड इट्स देयर डोमेन एंड रेंज। इसके ऊपर बेस एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।